हेलो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने जो है फोटो रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा। इस पार्ट में हम जो है C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज द C4 साइकिल। देखिए C4 साइकिल क्या होता है। बिफोर 1965 साइंटिस्ट वी आर कॉन्सिडर्ड दैट कार्बन फिक्सेशन इन द प्लांट्स टेक प्लेस ओनली बाय C3 साइकिल। 1965 के पहले जो साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो कार्बन का जो फिक्सेशन होता है या कार्बन का जो रिडक्शन होता है उसके लिए केवल C3 साइकिल या केल्विन साइकिल ही होता है। लेकिन 1965 के अबाउट में जो है दो साइंटिस्ट थे आपके। पहले जो साइंटिस्ट थे कोर्सचैक इन शुगर केन। कोर्सचैक ने शुगर केन में कार्बन 14 का यूज करके, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था फोटोसिंथेसिस के लिए जो यूज होता था उसमें कार्बन 14 था, इसका यूज करके ये जो शो किया कि जो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, जैसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड होता है। ऐसे ही जो है YK कर्पिलो इन मेज में ऐसी स्टडी जो कार्बन 14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इन्होंने भी शो किया, जो YK कर्पिलो ने मेज में शो किया कि जो इन प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है फोटोसिंथेसिस के समय में वो 4 कार्बन वाला होता है। बाद में जो हैच एंड स्लैक नेम के दो साइंटिस्ट ने जो है पूरे साइकिल को वर्कआउट किया जो है, और पता लगाया कि इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है वो C3 साइकिल से डिफरेंट होती है। और इसमें जो आपका सबसे जो मेन डिफरेंस होता है कि इनमें जो फर्स्ट जो आपका स्टेबल कंपाउंड वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए साइकिल का नाम जो है C4 है। और चूंकि इस पूरे साइकिल को जो है वर्कआउट किया था हैच एंड स्लैक ने, इसलिए साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। देखिए C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे C4 साइकिल को कंप्लीट होने के बाद। लेकिन आप यहाँ पे ये इस बात का ध्यान रखिए कि जो C3 साइकिल होता है उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है 3 कार्बन वाला 3PG होता है, जबकि इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म जो कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। बाद में ऑक्सैलोएस्टिक एसिड मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में बदल दिया जाता है और ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं इस C4 साइकिल के, और ये 4 कार्बन वाले होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है कि जो C3 साइकिल होता है उसमें एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट, एक ही टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें 2 टाइप के जो सेल होते हैं वो आपके जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है मीजोफिल सेल होता है, और सेकेंड टाइप जो होता है आपका जो बंडल सीड सेल होता है। आर देयर एनी डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। देखिए क्या C3 प्लांट या C4 प्लांट में कुछ डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियसली C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस होता है। What is the meaning of C3 plant? C3 plant का क्या मीनिंग होता है? The plant in which carbon fixation take place by the C3 cycle or Calvin cycle are called C3 plant, while the plants in which carbon fixation take place by the C4 cycle is called C4 plants. ऐसे प्लांट जिसमें जो कार्बन का फिक्सेशन जो होता है C3 साइकिल के थ्रू होता है उसे हम जो है C3 प्लांट कहते हैं, और ऐसे प्लांट जिनमें कार्बन का फिक्सेशन C4 साइकिल के थ्रू होता है उसे हम C4 प्लांट्स कहते हैं। देखिए दोनों प्लांट्स में डिफरेंस होता है। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे जो हम जो है क्रेंज एनाटॉमी या क्रेंज स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ व्हाट इज द क्रेंज एनाटॉमी? What is the Crane's anatomy? Crane's
एनाटॉमी और क्रेन्स टाइप स्ट्रक्चर। देखिए क्रेन्स टाइप एनाटॉमी में क्या होता है कि ये जो एनाटॉमी है स्ट्रक्चर C4 प्लांट में बस पाई जाती है, और इसमें जो C4 प्लांट की जो लीव्स होती है उसका जो वैस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ जो है बंडल शीथ सेल का जो है आपका लेयर होता है। जो वैस्कुलर बंडल होता है C4 प्लांट में वो उसके चारों तरफ सेल्स होती हैं, जो उसको सेल्स का लेयर होता है जो पूरे चारों तरफ से बंडल से वैस्कुलर बंडल को जो है इनक्लोज की रखती हैं। इसे हम सेल को बंडल शीथ सेल कहते हैं। और जो बंडल शीथ सेल के बाद जो है जो सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स होते हैं वो 2 या 3 लेयर्स ही होते हैं। तो इस एनाटॉमी को हम क्रेन्स टाइप एनाटॉमी कहते हैं। देखिए इसमें ये जो वैस्कुलर बंडल होगा इनका ये वैस्कुलर बंडल है VB, इसके चारों तरफ जो है आपका बंडल शीथ सेल्स होती हैं, इसका लेयर होता है। देखिए जो क्रेन्स टाइप के एनाटॉमी होता है इसमें वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो है बंडल शीथ सेल का लेयर होता है जो बंडल वैस्कुलर बंडल को इनक्लोज किए होता है, और उसके बाद 2 या 3 लेयर्स मेसोफिल सेल्स का होता है। जो बंडल शीथ सेल होती हैं वो विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस की होती हैं, और मेसोफिल सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बंडल शीथ सेल और जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इनके बीच एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, जिससे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिसके थ्रू जो है आपका मेटाबोलाइट का जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है। दूसरा जो देखिए डिफरेंस जो है आपका इसमें बंडल शीथ और जो मेसोफिल सेल्स में होता है, बंडल शीथ की जो सेल्स होती हैं
विदाउट जो है ग्रेना वाली होती हैं, मतलब बंडल सिस सेल में जो होता है आपका जो है ग्रेना नहीं होता है। अगर जो होता भी है तो वो आपका लैमली या थैलेकोइड पुअरली डेवलप होते हैं, ग्रेना में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, पुअरली डेवलप ग्रेना पाया जाता है जो है। जबकि जो आपका जो है मीजोफिल सेल जो होता है इसमें जो है आपके जो है वेल डेवलप जो है ग्रेना पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका। बाकी क्या डिफरेंस होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो है। तो ये एनाटॉमी जो होती है क्रेन्स टाइप एनाटॉमी कहलाती है। इस स्ट्रक्चर में जो है आपका जो वैस्कुलर बंडल होता है इसके चारों तरफ बंडल शीथ का लेयर होता है C4 प्लांट में, और बंडल शीथ की जो सेल्स होती हैं जो हैं ये विदाउट ग्रेना होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं। और इसके बाद 2 या 3 लेयर जो है मीजोफिल सेल्स की होती हैं। मीजोफिल सेल्स जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं, विदाउट या विथ इंटरसेलुलर स्पेस हो सकती हैं। और इनमें जो है आपके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, विथ ग्रेना होते हैं। और बंडल शीथ की सेल में जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन बंडल शीथ सेल, जो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्ट जो होता है आपका विदाउट ग्रेना वाला होता है, या ग्रेना अगर पाए जाते हैं तो पुअरली डेवलप होते हैं। जबकि जो आपका जो मीजोफिल सेल्स में जो है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वो नॉर्मल टाइप का होता है, विथ ग्रेना होता है। और जो बंडल शीथ सेल होते हैं इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, ये स्टार्च ग्रेन्स है। स्टार्च ग्रेन्स आपका जो है मीजोफिल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, या फिर ये पुअरली डेवलप होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रेन्स टाइप एनाटॉमी, जो सिर्फ C4 प्लांट में पाई जाती है। C3 प्लांट में इस तरह की क्रेन्स टाइप एनाटॉमी नहीं पाई जाती है। नाउ C4 cycle. In the C4 cycle there are 4 main steps. The first step is the fixation of carbon dioxide into 4 carbon acid, and second step is the transportation of 4 carbon acid into the bundle sheath cell, and third step is the decarboxylation of 4 carbon acid and release of carbon dioxide, and fourth step is the regeneration of primary acceptor of the C4 cycle. देखिए बच्चों जो है C4 साइकिल में क्या होता है, C4 साइकिल में 4 जो है मेन स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके 4 कार्बन वाला जो है एसिड बनाया जाता है। फिर उस सेकेंड स्टेप में उस एसिड को बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जहाँ पे जो है उस 4 कार्बन वाले एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है C3 साइकिल में इंटर करता है। उसके बाद जो है आपका जो इसमें पायरूबिक एसिड बनता है, पायरूबिक एसिड से प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर जो होता है C4 साइकिल का उसका रिजनरेशन होता है। देखिए C4 जो साइकिल होती है इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होता है। पहला सेल मीजोफिल सेल होता है, दूसरा सेल जो होता है बंडल शीथ सेल होता है। इस साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है मीजोफिल सेल से होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू मीजोफिल सेल में एंटर करता है और फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में कंबाइंड होते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और यहाँ जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। कार्बोनिक एसिड जो होता है आपका डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन और जो है बाइकार्बोनेट आयन में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है PEP होता है। PEP का जो आपका फुल फॉर्म होता है फास्फोइनॉल
पायरूवेट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल इज फास्फोइनॉल पायरूवेट। इसको शॉर्ट में PEP से हम जो है डिनोट करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले इसी से कंबाइंड होता है। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में PEP एक्सेप्ट करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड PEP के साथ कंबाइंड होता है, PEP जो मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइंड होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, तो ये यहाँ रिएक्शन होती है जिससे ये PEP जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए साइकिल को जो हम जो C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट फॉर्म जो कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। देयरफॉर दिस साइकिल नेम्ड एज C4 साइकिल। और देखिए ये जो रिएक्शन होता है जिसमें PEP बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये रिएक्शन जो होता है आपका जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू कैटेलाइज होता है और इसमें एक फास्फेट निकल जाता है। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक बनता है ये आपका जो है अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसका रिडक्शन कर दिया जाता है मैलिक एसिड में। इस रिडक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है NADP यूटिलाइज हो जाता है और जो इंजाइम होता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम होता है। दिस रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इनटू द मैलिक एसिड कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज and one molecules of NADPH is also utilized during this reaction. Now malic acid form is also have 4 carbon and it is transported to the bundle cis cell. जो मैलिक एसिड यहाँ बनता है उसमें भी 4 कार्बन होते हैं और इसे जो है बंडल सिस सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, मैलिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स देयर इज ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन बोथ टेक प्लेस। मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों जो है आपका होता है। अब यहाँ पे जो देखिए मैलिक एसिड का जो जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी यहाँ प्रोड्यूस होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस C3 साइकिल में इंटर कर जाती है, जहाँ पे ये जा करके जो है आपका जो है कार्बन का फिक्सेशन करने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इसमें 1 मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADP का भी प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और ये जो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन करते हैं। हाइड्रोजन रिलीज होता है जो ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन करता है। एंड दिस एंजाइम वाज कैटेलाइज्ड बाय द मैलिक एंजाइम। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द मैलिक एंजाइम। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैलिक एसिड होता है इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में इंटर करता है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी रिलीज होते हैं जो ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन कर देते हैं रिड्यूस NADP में। और यहाँ पे देखिए 4 कार्बन, ये जो 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड होता है इससे 3 कार्बन, इसके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद 3 कार्बन वाला पायरूविक एसिड बनता है। इस पायरूविक एसिड से ये जो प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर है C4 साइकिल का रीजनरेट किया जाता है। इसलिए पायरूविक एसिड को जो है फिर से मीजोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ATP का यूज करके इसका फॉस्फोरिलेशन होता है जिससे जो आपका PEP का रीजनरेशन होता है। मतलब PEP फिर से जो इसमें प्रोड्यूस होता है। देखिए ये यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि इस रिएक्शन में जो 2 फास्फेट कंज्यूम कर लिए जाते हैं और टोटल जो है इस रिएक्शन को चलाने में 2 ATP का यूज होता है और इस तरह से साइकिल कंप्लीट होता है। तो देखिए अगर हम इस साइकिल की इम्पोर्टेंट बात के बारे में अगर बात करें तो हमें ये मिलता है कि इस साइकिल का जो प्राइमरी, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो आपका
फास्फोइनाल पायरुविक एसिड होता है, और फास्फोइनाल जो पायरुविक एसिड होता है ये मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड होता है या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है वो आपका जो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड या मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड को स्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसएमिनेशन के द्वारा। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे मीजोफिल सेल में एक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस NADP कंज्यूम होते हैं, तो फिर जो आपका जो है एक मॉलिक्यूल्स NADP बंडल शीथ में आपके फिर से प्रोड्यूस भी हो जाते हैं, और ये फिर ये C3 साइकिल को चलाने में यूज हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो बंडल शीथ सेल होते हैं इसमें ग्रेना नहीं होते हैं या पुअरली डेवलप होते हैं, इसलिए जो है रिड्यूस आपका जो है NADP या एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन नहीं होता है। चूँकि इसमें C3 साइकिल चलती है तो इसको चलाने के लिए जो है हमें रिड्यूस NADP की ज़रूरत होती है, ATP की ज़रूरत होती है। अब मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं नॉर्मल होते हैं, विथ ग्रेना होते हैं, तो यहाँ जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है तो NADP बनता है, तो रिड्यूस NADP बनता है। तो ये जो रिड्यूस NADP जो होता है मैलिक ऑक्सैलोएस्टिक एसिड को रिड्यूस करता है हाइड्रोजन डोनेट करके, वही मैलिक एसिड से फिर जो है इसका ऑक्सीडाइज NADP का रिडक्शन करके रिड्यूस NADP जनरेट कर लिया जाता है, और इसका फिर यूज C3 साइकिल में कर लिया जाता है। इसका मतलब जो यहाँ पे जो मीजोफिल सेल की जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो NADPH प्रोड्यूस होता है उसी का जो इनडायरेक्टली यूज यहाँ पे C3 साइकिल में कार्बन के रिडक्शन के लिए किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका PP एक्सेप्ट करता है वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे C3 साइकिल में यूटिलाइज होता है, क्योंकि PP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होकर के इन एसिड को बनाता है, और यही एसिड फिर जो होते हैं बंडल शीथ सेल में आकर के डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस साइकिल का जो देखिए जो मेन वर्क ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट करना बंडल शीथ सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मीजोफिल सेल से ट्रांसपोर्ट करना होता है बंडल शीथ सेल में, और एसिमिलेटरी पावर को भी जो है मीजोफिल सेल से बंडल शीथ में आपका ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो ये था आपका जो है C4 साइकिल के बारे में। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ C4 साइकिल। There are two importance or significant of the C4 प्लांट। देखिए दो इम्पोर्टेंट होते हैं C4 प्लांट का या सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट होता है इट गिव्स हाई प्रोडक्टिविटी। जो C4 प्लांट होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो C3 प्लांट के कंपैरिजन में हाई होती है, लगभग 2 और 3 टाइम्स ग्रेटर होती है जो प्रोडक्टिविटी होती है। देखिए ऐसा क्यों होता है? वी हैव स्टडीड दैट इन द C3 प्लांट द प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजेज ड्यू टू द फोटो रिस्पायरेशन बिकॉज द फिक्स कार्बन लॉस्ट बाय द फोटो रिस्पायरेशन। हमने ये पढ़ा जो है कि जो C3 प्लांट होता है उसमें प्रोडक्टिविटी जो है घटती है, जिसका जो रीजन होता है फोटो रिस्पायरेशन, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन और जो C3 साइकिल दोनों जो हैं आपका डायमेट्रिकली अपोजिट चलते रहते हैं C3 प्लांट में। और फोटो रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा कि जो फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है फिक्स जो कार्बन होता है वो लॉस होता है, इसलिए वहाँ प्रोडक्टिविटी जो होती है घट जाती है। और जो आपका जो C4 प्लांट होते हैं ये जो होते हैं एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं जिससे जो आपका फोटो रिस्पायरेशन सप्रेस हो जाता है, और प्रोडक्टिविटी जो होती है वो आपकी जो है इसमें जो है आपकी रिड्यूस नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट होता है इट गिव हाई प्रोडक्टिविटी। देखिए हाई प्रोडक्टिविटी कैसे C4 प्लांट देते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि C4 प्लांट में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं और बंडल शीथ सेल होते हैं वो जो है आपस में जो है
जो आपका एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, उसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपका जो है मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड पीपी के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपका जो है इसमें बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में जाता है और वहाँ पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई हो जाती है, जिससे जो आपकी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज होती है रूबिस्को की वो सप्रेस हो जाती हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी जो होती है इस तरह से जो है अधिक हो जाती है C4 प्लांट में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बंडल शीथ सेल में हाई रखा जाता है। इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म होता है, इसका यूज करके जो है जो बंडल शीथ सेल होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो हाई रखा जाता है, जिससे बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, जिससे रूबिस्को की जो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है, जिससे फोटो रिस्पायरेशन इनहिबिट हो जाता है। अब चूंकि इनमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है इसलिए जो फिक्स कार्बन का लॉस नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो C4 साइकिल की मीजोफिल सेल में जो कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर होता है PEP, उसकी जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही हाई होती है। और दूसरा जो रीजन होता है चूंकि उसकी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी नहीं होती है। देखिए अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि जो PEP जो कार्बोक्सिलेज होता है, कार्बोक्सिलेज और रूबिस्को में एंड रूबिस्को में जो है कि दोनों की कैटालिटिक एक्टिविटीज में क्या अंतर होता है। तो देखिए इसकी सिर्फ कार्बोक्सिलेशन, इसकी जो होती है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटीज होती हैं और इसकी जो है कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीजनेशन दोनों एक्टिविटी होती हैं। रूबिस्को की दोनों एक्टिविटी होती हैं, कार्बोक्सिलेशन एज वेल एज आपका जो है ऑक्सीजनेशन। जबकि जो PEP कार्बोक्सिलेज जो होता है मीजोफिल सेल का जो है इसकी सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी होती है। तो पहला जो होता है कि PEP कार्बोक्सिलेज की CO2 के लिए जो एफिनिटी बहुत ही हाई होती है। दूसरा होता है इसकी जो है आपकी बस कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटीज होती है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन जो होता है इसका कंपटीटर नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है। दूसरी बात जो होती है आपका कि जो PEP कार्बोक्सिलेज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में लेता है, जिससे वो जो है मोर अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो गेन करता है। इस तरह से जो है PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो जाता है मीजोफिल सेल में। और उसके बाद जो प्लाज्मोडेस्माटा और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो C3 साइकिल में यूटिलाइज होते हैं। तो इस कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म का नेट रिजल्ट ये होता है कि जो बंडल शीथ की क्लोरोप्लास्ट होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिससे आपका जो है रूबिस्को की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है और फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, जिसके कारण आपका जो है प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। इस तरह से इस कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म और जो एंजाइम की एक्टिविटीज में अंतर होता है इसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट की हाई हो जाती है। अब देखिए दूसरा, C4 साइकिल इनेबल प्लांट टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन बाय रिड्यूसिंग वाटर लॉस। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो PEP कार्बोक्सिलेज होते हैं वो उसकी एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी लेता है, तो स्टोमेटा की साइज को काफ़ी रिड्यूस करके, मतलब स्टोमेटा बहुत कम खुला रहेगा तभी भी ये सुफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड
जो है गेन कर लेते हैं। C4 प्लांट जो होते हैं, अगर स्टोमेटा की साइज काफ़ी कम है, मतलब स्टोमेटा काफ़ी रिड्यूस साइज का है, तभी भी सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गेन कर लेते हैं। इसलिए इनको स्टोमेटा को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना पड़ता है, जो है स्लाइटली जो है ओपन करके ही जो है ये सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं, जिससे वाटर लॉस आपका कम होता है। इस तरह से जो है C4 जो प्लांट होते हैं में जो C4 प्लांट में जो C4 साइकिल होती हैं, इनको हेल्प करती हैं हॉट और आपका जो ड्राई कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। इसीलिए आप पाएंगे कि जो मेजॉरिटी होती है C4 प्लांट के, वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो है ग्रो करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन मीजोफिल एंड बंडल सिस सेल। देखिए मीजोफिल सेल और बंडल सिस सेल में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट मीजोफिल सेल्स आर थिन वॉल्ड। मीजोफिल सेल थिन वॉल्ड होती हैं, वाइल बंडल सिस सेल आर जनरली थिक वॉल्ड होता है। सेकेंड जो डिफरेंस होता है, मीजोफिल सेल में ग्रेना प्रेजेंट होता है, वाइल ग्रेना आइदर absent आर पुअरली डेवलप इन द बंडल सिस सेल। बंडल सिस सेल में जो होता है ग्रेना या तो जो absent होता है, और अगर प्रेजेंट है तो पुअरली डेवलप होता है। थर्ड जो डिफरेंस होता है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम आपका मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है ओनली, और पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है बंडल सिस सेल में नहीं पाया जाता है। फोर्थ जो डिफरेंस होता है, रूबिस्को और एंजाइम जो होते हैं C3 साइकिल के, ये मीजोफिल सेल में absent होते हैं। रूबिस्को एंजाइम और जो एंजाइम होता है फॉर C3 साइकिल का, ये जो आपका बंडल सिस सेल में प्रेजेंट होता है। फिफ्थ जो डिफरेंस होता है दोनों में, स्टार्च ग्रेन्स मीजोफिल सेल में या तो absent होते हैं, अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी पुअरली डेवलप होते हैं या लिटिल साइज के होते हैं, जबकि इसमें वेल डेवलप स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। सिक्स जो होता है, लाइट रिएक्शन के कारण जो रिड्यूस NADP का प्रोडक्शन इसमें होता है, और लाइट रिएक्शन के कारण इसमें नहीं होता है। अगर होता है तो वो भी बहुत लिटिल अमाउंट में होता है। अगर रिड्यूस NADP का जो है आपका बंडल सिस सेल में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो है आपका मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो एक्चुअली वो जो रिड्यूस NADP आपका इनडायरेक्टली जो है मीजोफिल सेल का होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। देखिए C3 और C4 प्लांट में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। देखिए C3 प्लांट में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है, वाइल प्राइमरी एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट इज PEP, फास्फोइनॉल पायरूवेट। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फास्फोइनॉल पायरूवेट होता है C4 प्लांट में। इसमें जो आपका C3 प्लांट में जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड होता है 3 कार्बन वाला होता है, और ये 3PG होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट होता है। और इसमें जो फर्स्ट फॉर्म जो कंपाउंड वो 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए साइकिल का नाम C4 साइकिल भी है। ये आपका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। देखिए इसमें केवल एक ही टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं, मीजोफिल सेल एंड बंडल सिस सेल। प्रोडक्टिविटी इसमें लो होती है, क्योंकि इसमें फोटो रिस्पायरेशन के कारण जो है हमने बताया कि जो फिक्स कार्बन होता है उसका लॉस हो जाता है। और इसमें जो प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो आपका C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होता है, इसमें नहीं होता है। और एक मालिक्यूल, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए इसमें 3 ATP की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है आपका जो है ATP एनर्जी कास्ट बढ़ जाता है। इसमें एक मालिक्यूल्स के फिक्सेशन के लिए 5 मालिक्यूल्स, एक मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 5 मालिक्यूल्स ATP की ज़रूरत होती है। और ये प्लांट एडेप्टेड नहीं होते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए, और ये प्लांट जो एडेप्टेड होते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए, क्योंकि हमने बताया कि जो C4 प्लांट होते हैं वो जो है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में वाटर का कम लॉस करके फोटोसिंथेसिस हाई रेट से कर सकते हैं। देखिए C4 प्लांट के कुछ एग्जांपल्स अगर हम बताएं तो जो मेज,
शुगर केन, सोरगम, माइलेट, और जो आपके जो सीरियल वाले क्रॉप हैं ग्रेमनेसी फैमिली के, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो C4 प्लांट के। अबाउट 1% जितने नोन प्लांट हैं उसमें से जो है आपका जो है जो C4 प्लांट होते हैं, 1% जो प्लांट है, जितने भी प्लांट नोन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट उसमें से 1% C4 प्लांट होते हैं, बट मेजॉरिटी जो होती है C3 प्लांट की होती है। तो देखिए ये तो था आपका जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में, और ये जो है फोटोसिंथेसिस सीरीज़ का लास्ट जो है पार्ट था, और आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर you for various types of examination. Okay, thank you.